स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्टूडेंट, इसी के साथ बढ़ाते हैं आज की क्लास को आगे। जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे थे और चैप्टर सेकंड हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, लेकिन इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं जिनको हम CTFT यानी कि छूटा टूटा फूटा टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, है ना। जो भी छूटा टूटा फूटा रह जाता है उसको अपन यहाँ CTFT में बना करके पढ़ लेते हैं। तो भाई असंग जनन हमने एक पढ़ा था, जो कि जनन की एक विशिष्ट विधि है। क्या है? जनन की एक विशिष्ट विधि है। इसको हमने कल की क्लास में पूरा कर लिया था। आज इसी प्रकार से एक और टॉपिक आता है अपना बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रायनी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। बहुभ्रूणता क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखो, बहुत सिंपल टॉपिक है, आप जानते हो, बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना। आप जानते हो कि जो बीजांड था ना, उसके अंदर भ्रूण बना था और फाइनली बीजांड किसमें बदल गया था? बीज में बदल गया था। तो जनरली एक अंड कोशिका और एक नरयुग्मक के निषेचन से एक बीजांड के अंदर या एक बीज के अंदर कितना भ्रूण बनता है? सर स्वाभाविक बात है, एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही तो अंड कोशिका होती है ना। तो सामान्यतः एक बीज में कितना भ्रूण होता है? एक ही भ्रूण होता है। लेकिन कभी कभी कुछ पादपों में क्या होता है कि एक ही बीज में दो या दो से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से एक ही बीज में दो या दो से अधिक भ्रूणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस बहुभ्रूणता की खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम सुना सुना लग रहा है क्या? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, पहले भी नाम सुना है? बताइए, देखिए और किस खोज के लिए जाना जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को? बहुभ्रूणता की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और किस पादप में की थी? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, संतरा में की थी। किस में की थी? संतरे के पादप में की थी। बताइए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और किस एक विशेष महान खोज के लिए जाना जाता है? बताइए, वेट कर रहा हूं आपका। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। स्टूडेंट, जब आप कोशिका पढ़ते हो, कोशिका, तब आप पढ़ते हो कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो मृत कोशिका थी। ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की अगर बात करें तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को किस लिए याद कर रहे हैं? कि जो हमारा टॉपिक है बहुभ्रूणता, इस बहुभ्रूणता की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुभ्रूणता और सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अच्छा, पहले खोज, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की। परिभाषा की बात करें तो बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया ही बहुभ्रूणता कहलाती है। तो नाम से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए जो अनावृत बीजी पादप है, जिम्नोस्पर्म में बहुभ्रूणता का पाया जाना एक सामान्य लक्षण है। यानी हर जिम्नोस्पर्म के पादप में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादप यानी आवृत बीजी पादप। और हर आवृत बीजी पादपों में बहुभ्रूणता नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि आवृत बीजी पादपों में एक अंड कोशिका और एक नरयुग्मक के संलयन से जनरली एक ही भ्रूण बनता है। लेकिन कुछ आवृत बीजी पादप ऐसे भी हैं जिनमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। तो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम पादप ऐसे हैं जिनमें बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ये बहुत कम पादप कौन कौन से स्टूडेंट्स? इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, याद कर लेना, नींबू, जामुन, तंबाकू, प्याज, क्रोटेलेरिया। दोबारा बोलता हूं, नींबू, जामुन, तंबाकू, प्याज, क्रोटेलेरिया। ये वो पादप है जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। ये आवृत बीजी है और इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो उदाहरण सहित आपको ये परिभाषा याद रखनी है। परीक्षा में 1 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है। कभी कभी आपसे बहुभ्रूणता के कारण पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कारण क्या होते हैं? देखिए, बहुभ्रूणता के कारण क्या होते हैं? सॉरी, बहुभ्रूणता के कारण क्या होते हैं? जैसे मैं पहला कारण आपको बताता हूं, तो पहला कारण क्या हो सकता है? जो प्राक भ्रूण बनता है ना, आपको पता है भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया पड़ी थी,
भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया में एक युग्मनज ने सबसे पहले क्या किया था, विभाजन जब करना शुरू किया तो दो कोशिकीय रचना बना ली थी। एक ऊपर की तरफ शीर्षस्थ कोशिका बनाई थी, एक आधारी कोशिका बनाई थी। आपको और याद आ रहा होगा कि आधारी कोशिका ने निलंबक बना लिया था, जिसकी अंतिम कोशिका चूस्कांक के रूप में बन जाती है। और ये जो ऊपरी शीर्षस्थ कोशिका है वो लगातार विभाजन करते हुए पहले ऐसे गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती है। याद आ रहा है क्या? यस बोलो। आ रहा है ना आप लोगों को याद? ऐसा गोलाकार भ्रूण बनता है। फिर आपको याद होगा कि निलंबक तो एज इट इज रहता है, लेकिन जो गोलाकार भ्रूण था वो हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है। अभी ये विकसित भ्रूण नहीं है स्टूडेंट, तो इन भ्रूणों को हमने क्या कहा था? प्राक भ्रूण कहा था, आपको याद होगा। अब कभी कभी कुछ पाठकों में क्या होता है, भ्रूण कोश के अंदर जो प्राक भ्रूण बना है ये विदलन कर लेता है। विदलन का मतलब क्या समझें आप? विदलन का मतलब आप ये समझें कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है अंदर ही। विदलन का मतलब क्या है कि जो प्राक भ्रूण अंदर बन रहा था वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसे कहा जाता है प्राक भ्रूण का विदलन। यानी जो प्रारंभिक भ्रूण बना था उसका विदलन हो गया, टुकड़ों में टूट गया। एंड देन आफ्टर ये जितने भी टुकड़े बने हैं, प्रत्येक टुकड़ा फिर से वृद्धि करना शुरू करता है और प्रत्येक टुकड़ा किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। और इस प्रकार एक ही भ्रूण के अंदर स्टूडेंट्स, एक ही भ्रूण के अंदर, सॉरी एक ही भ्रूण के अंदर नहीं, एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण हो जाता है, तो ये बहुभ्रूणता कहलाता है। तो एक कारण तो हो जाता है प्राक भ्रूण में विदलन। आशा करता हूं कि यह पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बहुभ्रूणता के कारण क्या क्या हैं। तो बहुभ्रूणता के कारणों में सबसे पहला कारण है प्राक भ्रूण के विदलन से मैंने सारी प्रक्रिया आपको समझा दी कि प्राक भ्रूण का विदलन क्या होता है। और ऐसा पाया जाता है यूलोफिया नामक पादप में। किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स? यूलोफिया नामक पादप में ऐसा पाया जाता है। एक और कारण हो सकता है कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ साथ किसी अन्य कोशिका से भी भ्रूण का विकास हो जाए, और ऐसा होता है। देखो आपने देखा कि भ्रूण कोश के अंदर पूरी 7 कोशिकाएं हैं, 3, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका। तो एक अंड कोशिका तो फर्टिलाइजेशन करके युग्मनज बनाएगी, इससे तो भ्रूण बनेगा ही सही, बिल्कुल भ्रूण बनेगा अंड कोशिका से तो। लेकिन इसके अलावा क्या होता है स्टूडेंट, ये 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं मान लीजिए बिना निषेचन के ही भ्रूण में बदल सकती है ना, बदल सकती है ना बिना निषेचन के भ्रूण। असंग जनन में आपने पढ़ा, ठीक है। तो अंड कोशिका से तो भ्रूण बन ही रहा है, साथ के साथ ही प्रतिध्रुवी कोशिकाएं भी भ्रूण में बदल गई और सहायक कोशिकाएं भी भ्रूण में बदल गई। तो यहां पर अंड कोशिका के अतिरिक्त बाकी कोशिकाएं भी भ्रूण का निर्माण कर रही है। तो एक ही भ्रूण कोश के अंदर 2 या 2 से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाता है। इस स्थिति को भी क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? बहुभ्रूणता कहा जाएगा। तो कोई विशेष बात नहीं है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। इसके उदाहरण है एरिस्टोलोकिया। तो एरिस्टोलोकिया में क्या होता है कि अंड कोशिका तो भ्रूण बनाती है, साथ में वो जो बीच की द्विगुणित कोशिका है ना, जिसमें द्वितीयक केंद्रक हम जिसको बोलते हैं, वो भी भ्रूण में बदल जाती है, वो भी भ्रूण में बदल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक ही भ्रूण कोश में 2 भ्रूण बन जाता है एरिस्टोलोकिया में। समझ रहे हो आप? बहुभ्रूणता का कारण क्या है कि अंड कोशिका तो भ्रूण बना ही रही है, लेकिन जो द्विगुणित कोशिका है वो भी भ्रूण बना लेती है। तो इस कारण एरिस्टोलोकिया में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। आर्जीमोन मैक्सिकाना में क्या होता है कि अंड कोशिका तो भ्रूण बनाती है स्टूडेंट्स, लेकिन उसके साथ ही जो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं हैं वो भी भ्रूण में बदल जाती है, यानी अगुणित कोशिका से भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसे भी बहुभ्रूणता कहा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एरिस्टोलोकिया और आर्जीमोन मैक्सिकाना दोनों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन दोनों में बहुभ्रूणता का कारण अलग अलग है। एरिस्टोलोकिया में अंड कोशिका के साथ द्विगुणित कोशिका भी भ्रूण में बदल जाती है, और आर्जीमोन मैक्सिकाना में अंड कोशिका के साथ अगुणित कोशिका भी भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे कारण पर, एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों के विकास के कारण। ये थोड़ा सा आप असंग जनन में जा रहे हैं। असंग जनन जब आपने पढ़ा था तो आपने देखा था कि जनरली बीजांड काय जो होता है उसकी कोई एक कोशिका, देखो पूरा बताते हैं। बीजांड काय जो होता है ना, इसको मिटाते हैं ताकि आपका असंग जनन भी रिवाइज हो जाएगा। होता क्या है स्टूडेंट्स, बीजांड काय की जो कोशिका है आपको पता होगा, वो सबसे पहले क्या करती है,
सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है। और यह सक्रिय गुरु बीजाणु अब क्या करता है? सक्रिय गुरु बीजाणु लगातार विभाजनों के फलस्वरूप एक भ्रूण कोश का निर्माण कर लेता है, जिससे एक 7 कोशिकीय रचना बनती है, जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सक्रिय गुरु बीजाणु से एक भ्रूण कोश बनता है किसी भी पादप के अंडाशय में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए बीजांड का है कि एक कोशिका के साथ साथ एक कोशिका की और मन में है कि नहीं, मैं भी अर्धसूत्री विभाजन करके ऐसा ही काम करूंगी। तीसरी की फिर आ गई कि नहीं, यानी कि केवल एक कोशिका भ्रूण कोश का निर्माण नहीं कर रही है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोशों का निर्माण कर रही है। तो जब भ्रूण कोश ही 2 या 2 से अधिक हो जाएंगे तो फिर बनने वाले जो भ्रूण है बीजांड के अंदर जो भ्रूण बनेंगे वो भी 2 या 2 से अधिक ही होंगे। तो इस कंडीशन को भी क्या कहा जाएगा? इस कंडीशन को भी बहुभ्रूणता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बहुभ्रूणता कहा जाएगा। हालांकि ये लैंगिक जनन में देखने को नहीं मिलेगा, ये असंग जनन में देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुभ्रूणता, इसको ध्यान रखना। आ रहा होगा समझ में? देखिए, समझ में नहीं आ रहा है ना तो मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। इससे तो अच्छा है ना कि मैं बार बार दोहराऊंगा, इससे अच्छा मैंने एक बार बोल दिया। अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बात फिर वो की वही रहने वाली है ना। तो जल्दी से हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इस वीडियो को खत्म करेंगे, बार बार नहीं दोहराएंगे। एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का अगर विकास हो जाता है तो इसको भी बहुभ्रूणता कहा जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है केजुराइना मोन्टाना। उदाहरण याद रखिएगा, केजुराइना मोन्टाना। उदाहरण सबका याद रखना है। बीजांड की बीजाणुद्भिद कोशिकाओं की सक्रियता से बातें वही है यहाँ पर भी कि जो बीजांड काय है उसकी जो बीजाणुद्भिद कोशिका है अगर वो भी विभाजन करके भ्रूण बना ले, जैसा कि अपन ने कल बीजाणुद्भिद असंग जनन में पढ़ा था, है ना। बीजाणुद्भिद असंग जनन में यही तो पढ़ा था। तो मान लीजिए बीजाणुद्भिद की 2 या 2 से अधिक कोशिका, बीजांड की 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं, जो बीजाणुद्भिद द्विगुणित कोशिकाएं हैं, वो विभाजन करके सीधा भ्रूण बनाती है। तो इस स्थिति में भी पादप के अंदर या जो बीज है उसके अंदर भ्रूणों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाएगी। इसको भी क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? इसको भी कहा जाएगा बहुभ्रूणता। तो ये कुछ बहुभ्रूणता के 4 कारण हैं। इन 4 कारणों को आप अच्छे से रख लीजिए। अगर बहुभ्रूणता के कारण पूछे जाते हैं तो एज इट इज, जैसा कि आप ये नोट्स में देख रहे हो, एज इट इज आपको कारण लिखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बहुभ्रूणता को समाप्त करते हैं। इस बहुभ्रूणता का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुभ्रूणता हमारे क्या काम आने वाली है या इसकी क्या क्या उपयोगिता है? तो सिंपल है, अलग अलग क्षेत्रों में बहुभ्रूणता की अलग अलग उपयोगिता देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। हम याद करेंगे इसको। उद्यान विज्ञान, कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी तथा पादप प्रजनन के क्षेत्रों में बहुभ्रूणता के अनुप्रायोगिक महत्व देखने को मिलते हैं, यानी उपयोगिता देखने को मिलती है। क्या क्या है? जैसे पहला बात कर लेते हैं कि बीजांड काय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण। तो पहली उपयोगिता है बीजांड काय से विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मात्र पादप के समरूप होते हैं। ये वही बातें, देखिए इस प्रकार का एक महत्व आप जो है जब आप अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे तब भी आपने पढ़ा। असंग जनन में भी बात वही है कि जो भ्रूण प्राप्त होगा ना वो मात्र पादप के समान होगा। और बहुभ्रूणता में भी यही है कि अगर बहुभ्रूणता बीजांड काय की कोशिका के कारण हुई, यानी बीजांड काय की कोशिका से भ्रूण बना है, तो उस स्थिति में जो भ्रूण बनेगा उससे जो नया पादप बनेगा वो मात्र पादप के समान ही होगा, यानी सेम टू सेम लक्षण जो जनक में है वो संतान में प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इसकी एक उपयोगिता है। बीजांड काय से विकसित भ्रूणों से प्राप्त पादप ओज से भरपूर होते हैं। ओज यानी जितना भी जनक के अंदर अच्छे गुण हैं वो सारे के सारे अच्छे गुण बीजांड काय से विकसित भ्रूण में प्राप्त हो सकते हैं। इसको कहते हैं अच्छे गुणों से भरपूर होते हैं, यानी कि ओज से भरपूर होते हैं। आगे बात करते हैं, बीजांड काय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, रोग नहीं होगा उनके अंदर। अतः नींबू की किस्मों के विषाणु रहित क्लोन बीजांड काय संवर्धन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना, कभी पूछ ले, यहां से प्रश्न उठा ले कभी कि विषाणु रहित क्लोन, नींबू की किस्मों के विषाणु रहित क्लोन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीजांड काय संवर्धन से, यानी बीजांड काय का संवर्धन अगर करवाया जाए, कृत्रिम माध्यम पर बीजांड काय से एक नया पादप बनवाया जाए, तो उस स्थिति में नींबू का अगर मान लीजिए कोई पादप विषाणु से संक्रमित है तो उसका बीजांड काय कभी भी संक्रमित नहीं होगा। और उस स्थिति में उस बीजांड काय का संवर्धन करवाया जाए कृत्रिम माध्यम पर, तो उस बीजांड काय से जो पादप प्राप्त होगा वो विषाणु रहित पादप प्राप्त होगा। यानी कि पादप भले विषाणु से संक्रमित है लेकिन उसके बीजांड काय से अगर नया पादप बनाया जाता है तो वो विषाणु से संक्रमित नहीं होगा। आशा करता हूं कि यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चौथा महत्व है, जो अगुणित भ्रूण प्राप्त होंगे उनका कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में
एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि वहां पर अगुणित भ्रूणों में क्या होगा, गुणसूत्र जोड़े में नहीं होते हैं। तो कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में जब गुणसूत्रों का स्टडी किया जाएगा तो उस स्थिति में अगुणित भ्रूण बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता रखते हैं। तो आप थोड़ा इसको भी ध्यान रख लेना, याद कर लीजिए, है ना, सबसे अच्छा तरीका है। पांचवा, इन अगुणित भ्रूणों को कोल्चिसिन द्वारा उपचारित कर समयुग्म की वंशावली को विकसित किया जा सकता है, जिनकी पादप प्रजनन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एक रसायन का नाम आया है यहां पर कोल्चिसिन। तो जो अगुणित भ्रूण प्राप्त होंगे ना, उनको अगर कोल्चिसिन से उपचारित किया जाता है तो समयुग्म की वंशावली को विकसित किया जा सकता है, यानी कि एक ऐसी वंशावली जिसके अंदर जो समयुग्म की से यहां तात्पर्य शुद्ध लक्षण, समझ रहे हो ना, शुद्ध लक्षण। तो शुद्ध लक्षण वाले पादपों को देखिए पूरा विस्तार से समझ लेते हैं कि जनक से एक अगुणित भ्रूण प्राप्त हुआ। देखो, अगर अगुणित भ्रूण का मतलब समझो कि अगर निषेचन हो जाता ना बच्चों, तो फिर वो अगुणित होता क्या, वो तो द्विगुणित भ्रूण होता। यानी भ्रूण अगुणित है, इसका मतलब जनक की कोशिका से बना है, यानी इसमें सारा लक्षण किसका होने वाला है, जनक का लक्षण होने वाला है। तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ये लक्षण बना रहेगा। तो इसी को हम कह रहे हैं समयुग्मकी। इसी को हम क्या कह रहे हैं, समयुग्मकी, कि भाई सेम टू सेम लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। लेकिन ये भ्रूण विकसित कैसे होगा, तो उसके लिए रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। इस रसायन का नाम है कोल्चिसिन, ठीक है। तो उसके कारण वो भ्रूण विकास जल्दी करेगा और एक शुद्ध लक्षणों वाला पौधा आपको प्राप्त होगा। शुद्ध लक्षणों से हमारा तात्पर्य कि एक ऐसा लक्षण वाला पौधा जो अपने जनक से पूर्णतः समानता रखता हो। तो उसके लिए यहां पर समयुग्मकी शब्द का या समयुग्मकी वंशावली शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ बहुभ्रूणता के अनुप्रायोगिक महत्व होते हैं। आशा करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक बहुभ्रूणता आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान दें कि अगर नोट्स बनाना छोड़ दिया है तो ये नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि नोट्स तो बनाने ही है और यहीं से बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। नहीं बनाओगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, फिर आप पीडीएफ से पढ़ते रहिए, तो उससे तो कोई विशेष फायदा है नहीं। लेकिन आप आधा घंटा, 1 घंटे से ज्यादा की हमारी कोई वीडियो नहीं हुई, और अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख करके और फिर नोट्स बनाते हैं तो इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल ये नोट्स आप बना लीजिए और नोट्स बना करके मुझे आश्वस्त कीजिए कि हाँ, कम से कम जो वो 18-20 बच्चे हमारी मेहनत कर रहे हैं, लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, कम से कम वो बच्चे को नोट्स बना करके भेजें ताकि प्रोत्साहन मिलता रहे आगे के लिए, है ना। फिलहाल ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। कुछ एक थोड़े बहुत प्रश्न और हैं, उनको लेकर के हम वापस मिलेंगे सीटीएफटी के टॉपिक में। कुछ एक प्रश्न भी हम शामिल करेंगे और वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना पर्याप्त है। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।